नमस्कार, मैं राकेश परमार। वैसे तो मित्रों, आज दिन भर का समाचार ये था कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के उपस्थिति में बनारस को क्योटो नहीं बनाया गया तो जापान के मदद से एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है। आज बनारस में उस रुद्राक्ष सेंटर में एक रुद्राक्ष का पेड़ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाया गया। विषय वो बड़ा मजबूत था। आज उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई होगी जो योगी मोदी के बीच में कुछ दरार ढूंढ रहे थे, राजनीतिक विवाद देख रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो दिल खोल करके योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, सच्चाई भी था, वो कहने योग्य भी था। उसे एक बात तो अब समझ में आ गया है, स्पष्ट हो गया है कि आप कितना हो परेशान हो, आएगा तो योगी है। खैर, ये विषय नहीं है मेरा, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय दंड विधान आईपीसी के धारा 124A पर मित्रों 124A भारत में 1870 में इम्प्लीमेंट किया गया। आपको ये जानकारी होगी कि 1860 में अंग्रेज़ों ने भारत में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का स्थापना किया, निर्माण किया, इंट्रोड्यूस किया, जो आप कहें। और उसके 10 साल बाद जब उन्हें लगा कि भाई हमारे जो रणबांकुरे हैं, जो आज़ादी के दीवाने हैं, उस पर कैसे अंकुश पाया जाए, तो उन्होंने 124A जोड़ा। 124A की व्याख्या करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, सबको पता है, आजकल गूगल पर भी है, बट थोड़े बहुत बता देता हूँ। 124A में जो मुख्य बातें हैं कि अगर कोई आदमी, कोई संस्था, कोई शख्स लिख के, बोल के, चित्र प्रदर्शन से, इशारे से अगर कोई बात करता है जो राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचे, राष्ट्र के हित को नुकसान पहुंचे, वो राष्ट्रद्रोह है। 1870 से लेकर के 2021 तक ज़्यादातर मामलों में ये राजनीतिक हथियार बन गया, इसमें कहीं कोई दो राउट नहीं। उससे भी बड़ा बात है कि ये जिन पर लागू हुआ वो सब के सब नेता बन गए। 1870 में इसकी स्थापना के बाद जो हमारे देश के आज़ादी के लड़ने वाले लोग थे, तिलक, सुभाष, गांधी जी, पंडित जी, इन सब लोगों पर ये धारा बनाया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगी कि ये सब लोग नेता बन गए। आज भी ये जिन पर लागू होता है वो नेता बन जाते हैं। अब ये एक सुखद आश्चर्य है या इस धारा का कमाल है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं उस भयावह स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि ये धारा के लगने ना लगने, रहने ना रहने के जो कंटिन्यूअस है, उस पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा, आपका बात कहूँगा। हालांकि कई लोगों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, भारत सरकार से मांग की है कि भाई इस पर आप अपना स्थिति स्पष्ट करिए कि क्यों नहीं इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इस पर सज़ा नहीं हो पाता है। जैसे पिछले साल ही करीब 250, 1100-1200 124A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ। 300-325 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुआ, 60 को कोर्ट तक ले जाया गया और 6 में सज़ा हुई। अब आप इसे ये समझिए कि जो इस धारा को लगाया हुआ है वो कितना ईमानदार है, जिसने इस धारा को, जिस पर लगा हुआ है, वो कितना ईमानदार है। मतलब दोनों लोगों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट है और आप इसको खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। इसकी मजबूरी, ज़रूरी और इसके प्रति ईमानदारी को आप जान सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ और बताई गई हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, कि भाई जो अंग्रेज इस देश में इस धारा को लगाए थे, उस इंग्लैंड में भी अब ये धारा नहीं है।
मुझे बड़ा हंसी आती है जब हम कोई बात के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान का उदाहरण अपने देश में देते हैं तो अरे देश के अल्प बुद्धि इंसानों, बेबुद्धि के जानवरों, अरे भाई अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस में तो बहुत कुछ नहीं है जो हमारे देश में है। इन देशों में आरक्षण है, इस देशों में क्षेत्रीय भेदभाव है, इस देशों में इंसान और इंसान के प्रति इतनी असमानता है जितना हमारे देश में है। बहुत दूर मत जाइए, एक भाई और दूसरे भाई के बीच में इतनी आर्थिक, रहन सहन, वैचारिक मतभेद वाला कोई जगह है? एक भाई टाटा है तो दूसरे भाई गरीब है? ऐसा इस देश में है कहीं कि एक बाप के 3 बेटे, 2 बेटे तो BMW और मर्सिडीज भी चलते हैं, एक आदमी पैदल चलता है, उसकी साइकिल पंचर है, पंचर बनवाने का पैसा नहीं है। तो ये भी तो इन दुनिया में नहीं है। उन सब पर तो चर्चा करते नहीं। दुनिया में जब एग्जाम्पल दो तो ये सोचो कि जब कुछ चीज़ें, बुराइयां तुम्हारे देश में रखी होती, इस पर भी चर्चा करो। हो सकता है हमारी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से फिट बैठता हूँ। खैर, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मित्रों, 124A जिन जिन लोगों पर लगाई जाती है, तो क्या वो तत्कालिक उन लोगों को डराने के लिए लगाया जाता है? बाद में उसमें कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल की जाती? इस विषय पर इन 2 चीज़ों को बात करते हैं। मैं बात करता हूं कि आज राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी है। अभी भारत सरकार ने इसको कानून बना करके ख़त्म नहीं किया है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने इस पर कोई परमानेंट रोक लगाया है। तो अब स्थिति क्या है आपको पता होगा। अभी 2 दिन पहले से चर्चा चल रहा है कि लखनऊ के वो जो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हैं, उनकी निशानदेही पर कई दबिशें हो रही हैं और कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। साजिश की तार एक दूसरे से जुड़ रही है। वॉइस वीडियो से लेकर के वीडियो मैसेजन तक भी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। वो सारे सबूती दस्तावेजी सबूत इकट्ठा की जा रही है और हमारी एजेंसियाँ उस पर निपुण हैं। और हमारे देश में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी है, 124 से है फंक्शन में। तब भी जमायते उलमाए हिंद ने उन आतंकियों का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है कि हम उनका मुकदमा लड़ेंगे। जब हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रद्रोह में आपको बुक कर सकता है, तब जमायते उलमाए हिंद अगर उस आतंकियों का मुकदमा लड़ने को तैयार है। ये ही जमायते उलमाए हिंद है जो मुंबई में हम ब्लास्ट वाले लोगों का भी मुकदमा लड़ने को तैयार थी, लड़ रही थी। देश के किसी भी कोने में कोई भी आतंकी अगर किसी गतिविधि में पकड़ा जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो ये लोग कानूनी सलाह देने के लिए चले जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ये धारा हट जाएगी तो क्या स्थिति होगा। ये सोचने और विचार करने वाली बात है। मित्रों, हमारे देश में कई तरह के आतंकवाद हैं। मैं उन आतंक से उतना भयभीत नहीं होता जो सरेआम गोली बम चला देते हैं, क्योंकि उससे तो 2, 4, 5, 10 लोग, 50, 100 लोग मरते हैं। वो भी नहीं मरने चाहिए, उचित तो ये भी नहीं है। लेकिन जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस आतंक खतरा है? बौद्धिक आतंकवाद। ये जो मुंह में बवासीर हुई होती है ना हमारे देश के नेताओं का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, अपने आप को कहने वाले कथित समाजसेवियों का, इसका कोई इलाज नहीं होता। इस देश में मुंह के बवासीर का इलाज नहीं है, उसका इलाज सबसे पहला ज़रूरी है। और देशद्रोह के मुकदमा के बाद भी उनका ठीक नहीं हुआ है। टीवी वाले बता रहे थे कि कैसे कैसे लोगों पर ये मुकदमा कायम हुआ। कोई बड़ा पत्रकार है, कोई बड़ा लेखक है। उनकी कुकृतियों पर आपका 1-2 मिनट ध्यान आकर्षित करूँगा। मित्रों, पहले इस धारा पर राजनीति समझ लीजिए। कम्युनिस्ट के राज्यसभा सांसद थे डी राजा। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। डी राजा सदन में प्राइवेट बिल के माध्यम से इस धारा को ख़त्म करने का प्रस्ताव लाए। पूरे 10 साल तक कांग्रेस पार्टी इस पर कुंडली मार के बैठी रही, कोई चर्चा ही नहीं की, सुना ही, अटेंड ही नहीं किया। उसे लगा जैसे कुछ है नहीं। 2014 में इसी ढूलमुल नीतियों और डिसीजन पैरालिसिस के वजह से कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी का सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई, जो त्वरित कार्रवाई और तुरंत एक्शन लेने के लिए जानी जाती है।
जो सरकार 2004 से 2014 तक एक सांसद सदस्य के द्वारा लाई प्राइवेट बिल पर कुछ भी नहीं की, उसी के सांसद शशि थरूर साहब उसी पार्लियामेंट में अपने माध्यम से एक प्राइवेट बिल आए कि इसको खत्म कर दिया जाए। अब आप सबों को मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, ना ही बेवकूफ़ समझ रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए, इस खेल को समझिए। खेल ये है कि जब कांग्रेस 10 साल तक शासन में थी तो डी राजा के इसी बिल पर उसने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। और जब उसके यहाँ से सरकार चली गई तो उसके अपने सांसद शशि थरूर, जबकि तब भी शशि थरूर कांग्रेस के उस सरकार में भी सांसद थे, बल्कि मंत्री भी थे। शशि थरूर साहब कांग्रेस के उस मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, ऑनरेबल सांसद भी थे। मतलब सांसद के हैसियत से भी उनको ये बात का पता होगा कि कोई प्राइवेट बिल आता है, क्योंकि जब कोई बिल आता है तो उसकी कॉपी हर सांसदों को दी जाती है, क्योंकि उस पर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना होता है, उस पर अपनी बात रखनी होती है। तो सांसद शशि थरूर को भी वो गया होगा। GOM होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेही होती है, और बहुत सारे मैटर जो नीतिगत फैसले होते हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस होता है। उस हैसियत से भी शशि थरूर साहब वहाँ पर मंत्री थे, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य होने के नाते भी उनको पता होगा। लेकिन तब शशि थरूर साहब को धारा 124A पर कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, उस पर कोई एक्शन की आवश्यकता नहीं थी। उस सदस्य को ये बताने की भी जहमत नहीं उठाया शशि थरूर साहब ने और कांग्रेस ने कि भाई हम इस पर विचार करेंगे या विचार नहीं करेंगे, या इस पर कुछ बदलाव करेंगे, या कुछ ऐसी धाराएं डालेंगे कि भाई इन लोगों को ना डाली जाए, इन लोगों को डाली जाए, इन लोगों पर यह धारा इम्प्लीमेंट ना किया जाए। या कम से कम ये तो डाल ही सकते हैं कि भाई इस धारा को लगाने के बाद कोर्ट तक जाने का मार्ग प्रशस्त करें। सिर्फ धारा लगाई और कोर्ट में ना डाली, वो आदमी 1.5-2 महीना जेल में बंद रह करके फिर वापस आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो और उसकी बदनामी हुई। या उस पर धारा लगा दीजिए, वो बैठ करके नेता बन जाएगा और जगह जगह इसी पर भाषण देता चलेगा। कन्हैया इसका उदाहरण है। कन्हैया पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा, वो नेता बन गया, वाई ग्रेड की सुरक्षा मिल गई। जो आदमी के पास कुर्ता पैंट खरीदने का पैसा नहीं था, वो दुनिया की ब्रांडेड पैंट खरीदता है और महंगी गाड़ियों में चलने लगा। 124 लगाने का ये फायदा हुआ। जो 2 कौड़ी की एक लेखिका थी, वो धारा 124 उस पर लगा, उसको अमेरिका ने मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया। ये भाई ये जरूर कुछ बढ़िया कर रही है, तभी तो 124 से इस पर लगा। मित्रों, ये इसका मैं एग्जाम्पल देना कोई कुछ होगा, लेकिन आप राजनीति समझिए कि जो कांग्रेस 10 साल तक डी राजा के प्राइवेट बिल पर कुछ नहीं की, वही अब शशि थरूर के माध्यम से इस पर एक प्राइवेट बिल ला रही है। ये तो रहा राजनीति। अब रहा कुछ लोगों पर डलना न डलना, उसकी वजह और असर पर आपसे बात करता हूँ। मित्रों, जो बताई गई है कि किन किन लोगों पर डला हुआ है, उसमें कुछ बड़े नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिनको सेलिब्रिटी का दर्जा है और बड़े बड़े मंचों पर माइक के सामने बैठाया जाता है, उनकी मैं चर्चा करता हूँ। मित्रों, आपको पता होगा एक लेखिका थी, नाम लेना उनका मैं अपने मुंह से गंदा, मतलब मैं चाहता नहीं, क्योंकि उनका जो बयान और वक्तव्य आता है वो उनका नाम लेने के लायक नहीं है। वो सरेआम सार्वजनिक मंचों पर, टीवी कार्यक्रमों में, अपने साक्षात्कारों में कहती हैं कि भारत कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है, मणिपुर भारत का अंग ही नहीं है। मतलब वो गिनाने लगते तो भारत के आधे हिस्से से ज़्यादा हिस्सों को कहती हैं कि भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो भारत का अंग ही नहीं है। अब उन पर 124 चाहिए कि उन पर 302 लगाना चाहिए, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो चाहता हूं कि उन पर कोई आदमी 302 में बुक हो जाए। मेरे बात का अन्यथा मत लीजिएगा, भड़काऊ श्रेणी में नहीं आता है। जो आदमी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाए कि भारत अपने आधा भूभाग पर अवैध कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती कर रखा है, वहाँ के लोगों के मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकार का हनन कर रहा है, उस आदमी को इस देश में रहने का अधिकार है क्या? उस पर सिर्फ 124A से संतुष्ट हो जाना चाहिए? 124A से कुछ उनका बिगड़ता है क्या? एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, किसी ज़माने में तूती बोलती थी, दिल्ली के गलियारे में हनक थी उनकी। दिल्ली के गलियारे में आते थे तो पीएमओ के अधिकारी ऐसे अलर्ट हो जाते थे जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाने के बाद एसपीजी वाले अलर्ट हो जाते हैं। मोदी सरकार ने ऐसे कितने हनक लोगों का हनक ख़त्म कर दिया, उनकी सनक ख़त्म कर दी। अब वो गलियारे में जा नहीं रहे हैं, तो अब वो मोदी को गरिया रहे हैं।
मोदी का भला बुरा कह रहे हैं, मतलब उनका एकमात्र काम मोदी को भला बुरा कहना है। कई बार वो सही बात को भी गलत तरीके से कह देते हैं, कई बार तो गलत बात को गलत तरीके से ही कहते हैं, लोगों को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोगों को इस चीज़ की आपसी सहमति से इस पर विचार नहीं करेंगे तो ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। मैं क्यों ये कहने पर मजबूर हुआ हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दिया ना कि 10 साल तक कांग्रेस डी राजा के प्राइवेट बिल पर कोई एक्शन नहीं ली। अब उसके हाथ से सत्ता चला गया तो वो दिखाने के लिए 124 से अपने सांसद के माध्यम से डलवा रही है। अब वो कहेंगे कि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो वकील भी है, युवा भी है, अब उन्हीं सबों का भविष्य है, टीवी पर मुंह फाड़ के बोल रहा था कि ये सरकार 124A में बड़े बड़े लोगों को बुक कर रही है, जो कि उचित नहीं है, ये धारा ख़त्म कर देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं, लेकिन वही पत्रकार उनसे पलट करके पूछ देते कि भाई 10 साल तक आपका सरकार था और डी राजा बिल लायक, तो कहीं नहीं उसको पलट दिया। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पत्रकार को भी पत्रकारिता करने दिया नहीं जाता, ये करने आता नहीं, या उसको कहा ही जाता है कि भाई आप यही प्रश्न पूछना और मैं यही जवाब दूंगा। क्योंकि एक प्रश्न तो बनता है, जो पत्रकार उसका बाइट लेने गया था, जो टीवी पर चला, जब कांग्रेस का प्रवक्ता युवा वकील को आ रहा था तो उसको पूछ देते भाई तू तो वकील भी है, तेरे को जानकारी भी है, डी राजा बिल लाए थे, 10 साल तक तेरी सरकार थी, तो कहीं नहीं एक्शन ले लिया। लेकिन ये हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है। जब शशि थरूर ने इंट्रोड्यूस किया बिल तो उसी वक्त पूछ देना चाहिए था कि भाई 10 साल तक आप कहीं नहीं एक्शन लिए, सरकार में थे, आपके पास पावर था, बहुमत भी था, बहुमत के आधार पर जब चाहे जो किए, देश की हर रिसोर्स पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये कहा है आपने, जिसकी मर्जी चाहे अनाप शराब कर्जा माफ़ कर दिया, जो बैंक बढ़िया से चलती रहती उसको प्राइवेट घोषित कर दिया, बैंक एनपी अपने मर्जी से और अपने उद्योगपति आंकड़ों को देते रहे, जिनका मर्जी हुआ किसानों का कर्जा बढ़ाया और उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया, बढ़िया बढ़िया कैलेंडर शूट करके कैलेंडर वाली और कैलेंडर देने वालों का तूने बेल आउट पैकेज दिया, और वो जो गरीब आदमी थे घर में थाली में भोजन पहुंचाता है उस पर तूने कुंडली मार के बैठा रहा। इन सब विषयों पर कोई प्रश्न पूछते तो पूछने की इजाज़त नहीं, और हम सब लोग पूछते हैं उसको कोई पूछता नहीं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद दें और ये आप समझें। मेरा हर बार में एक ही आग्रह होता है कि इस बात को आप समझें। मतलब ये जानते कुछ कुछ कैसा है, कुछ ऐसा है कि दुनिया की सर्वशक्तिमान अमेरिका, जिसके पास इतने ज़्यादा परमाणु बम और हथियार है कि वो चाहे तो दुनिया को 1000 बार ख़त्म कर सकती है, वो तालिबान से हार के चली गई। मज़े की बात यह है कि तालिबान जिस हथियार से लड़ रहे हैं वो सारा हथियार अमेरिका में बनता है। मतलब अमेरिकी फौज जिस तालिबान से लड़ रही है वो अपने ही द्वारा बनाए गए हथियार से लड़ रही है। तालिबान के पास उतने अत्याधुनिक हथियार बनाने के कारखाने नहीं हैं और उतनी भारी भरकम हथियार जेब में डाल के आता नहीं है कि कोई चोरी छुपे ले आवे, एयरपोर्ट पर पता ना चला हो। मतलब ये दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका तालिबान से लड़ने का ड्रामा कर रही थी पिछले 23, 24, 25 सालों से, अब आज वो ये कह कर कि मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ, तो क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल भंडार पर अपने कब्जे की जरूरत थी? जब उसका तेल दोहन हो गया तब वो जा रही है। क्या यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ऑयल ओपेक कंपनियों पर दबाव बनाने और अपना वर्चस्व कायम करने का आवश्यकता था और 30-35 साल तक यहाँ के रिसोर्सों का दोहन की? अब यहाँ कुछ बचा नहीं है तो जा रही है और अफगानिस्तान और आजू बाजू को लोगों को इन खुखार भेड़ियों के सामने जैसे मेमना को छोड़ा जाता है उसे छोड़ के जा रही है। ये अमेरिका नहीं बताता। अमेरिका दुनिया में चौधरी बना घूमता रहता है कि भाई आप आतंक ना फैलाएं। कोई उससे पूछ दे कि आतंकियों के पास जो हथियार है वो तुम्हारे देश में बनता है तो इस पर कोई बात ही नहीं होगा। वही हमारे भारत में भी है। हमारे भारत में भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पर चर्चा होती है, भाजपा का शासन होता है तो कांग्रेस कहती है कि ये गलत बात है, इसको हटा देना चाहिए, और जब कांग्रेस का शासन होता है तो भाजपा कहती है कि ये गलत बात है, हटा देना चाहिए, और हम सब बेवकूफ़ बने हुए हैं। मित्रों, मैं चाहता हूँ, मेरा अपना इच्छा है कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को एक बार दोबारा, राष्ट्रद्रोह के धारा को, मुकदमा तो कोर्ट में जाता है, राष्ट्रद्रोह की धारा 124A को पुनर्विचार किया जाए और इसमें सख्त प्रावधान किया जाए
और एक प्रावधान तो बहुत ज़रूरी है एकदम इम्प्लीमेंटेशन का, ये तो ज़रूर किया जाए। हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया जा, क्योंकि हमारे देश में तो ये सब हिट एंड रन की तरह से काम किया जाता है। इस्तेमाल करो, यूज करो, पॉलिटिकल माइलेज लो और भूल जाओ। क्योंकि वो नेता भी जानता है जिस पर लगा हुआ है कि ये सरकार हमारे बचाव में कुछ करती नहीं है, ये आई वास के लिए ये मुकदमा दायर की है, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाएगी पुलिस। एक से एक बड़े बड़े मुकदमे, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, आतंकवाद का मुकदमा, बड़ा से बड़ा मुकदमा जिसमें देश हिल गया था समाचारों पर बात जानने के बाद, उनमें से बाद में किसी को पता चलता है कि उस पर कोर्ट में चार्जशीट पुलिस दायर करके नहीं की। आपको पता है, आतंकियों को फांसी देने के लिए, आतंकियों के केस को खुलवाने के लिए राज्य सरकारें, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिलाई मशीन दिया ना उसको, जो बलात्कारी था अरविंद केजरीवाल, उसका पूरा माइलेज लिया। उस निर्भया आंदोलन में खूब लिया, गलत है, ये है, वो है। और जब उसके बदमाशों को सज़ा की बात आई तो उसने उसको सिलाई मशीन और 10,000 रुपया दिया कि भाई तूने बड़ी बहादुरी का काम किया, एक लड़की का बलात्कार किया है, एक पुरस्कार राशि ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि ये पता, ये कोई पूछेगा नहीं, काउंटर क्वेश्चन पूछने का तो हमारे यहाँ पर वह रिवाज ही नहीं है, और हम जैसे लोग पूछते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, और पत्रकार इस क्वेश्चन को पूछता ही नहीं है, राजनीतिक वाले भी नहीं पूछते हैं। राजनीति वाले नहीं पूछे कि भाई 11-12 हज़ार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, उसमें चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? क्या चार्जशीट योग्य नहीं थे तो मुकदमे क्यों लगे? तो ये प्रावधान तो किया जाए कि जो पुलिस वाला राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाता है उस पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कोर्ट तक ले जाए। अगर उसके पास पुख्ता सबूत नहीं है कोर्ट में टिकने भर का, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके बेमतलब उसको पॉलिटिकल माइलेज ना दे। लेकिन मित्रों, ये तो भारत के राजनीति को भी लागू होता है। मान लो मैं पुलिस वाले के लिए कानून बनवा दूं, तो ये पुलिस वाला हमको बोलेगा राकेश पर एक चीज़ बता, नेताओं को नहीं बनवाएगा? कि नेता लोग बयान देते हैं अपने विपक्षी दल वाले पर, और जब साबित करने की बात आती है तो बाहर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इल्ज़ाम होता ही नहीं, उनको तो चुपचाप मुंह में बवासीर की वजह से बोल देना है। इन सब विषयों पर, इन सब बातों पर जरूर चर्चा हो, और जन जागरण बड़ा जरूरी है। को उसका हमारे देश में ना जन जागरण से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जब तक हम जन जागरण नहीं करेंगे, जब तक हम इस विषय पर जागृति नहीं फैलाएंगे, तब तक हमारे नेता हमको इसी तरह से लूटते रहेंगे, अंधेरे में रखते रहेंगे। मित्रों, मेरा काम है आपको जगाना, आपको बताना, और आपका काम है इस बात को समझना, और मतदान के टाइम बटन दबाने से पहले इस बात पर विचार करना कि क्या मैं सही आदमी और सही कैंडिडेट को अपना मतदान दे रहा हूँ, या मेरा मतदान बेकार जा रहा है। भला हो चुनाव आयोग का कि अब आपके पास नोटा का विकल्प है, 9 वैभव। अगर 9 वैभव की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे मान लीजिए 3.5 लाख वोट पड़ा और 2 लाख नोटा को पड़ गया, तो नेतागण ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जनता दुखी हो गई है और हमारी कली पहचान गई है, वो जान गई है कि नेता ऊपर में सब एक हैं, हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। जब उनकी भाई बहन बेटी का शादी विवाह होता है तो वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जो नेता 5 बजे तक पार्लियामेंट में एक दूसरे के सर फुटबॉल करते हैं, वो 7 बजे एक ही पैग में दारू पीते हैं और एक ही चिखने से चखते हैं और कहते हैं कि वाह क्या उत्तम ब्रांड की है। ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, उसी दिन ये देश सुधर जाएगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक मैं यही करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।